हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेकर आए हैं सिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप इसको पढ़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और स्टूडेंट्स, मैंने बता दिया था आपको कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कहने का मतलब इसको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने पूरे अर्थ को प्रकट करने के लिए, बल्कि ये स्वयं से ही सक्षम होता है अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है और आपको मेरे साथ पढ़ते चलना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस होते हैं। कहने का मतलब एक हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने समझा दिया कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है कि इनमें से एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज और दो शेष जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो संख्या होती है, जो नंबर है, वो निश्चित नहीं है। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर होता है डिपेंडेंट? तो ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज की डिपेंडेंट क्लॉज होती है और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब बच्चों की यहाँ पे जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अपना पूरा जो अर्थ है वो क्लियर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हो मित्रों कि प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र होता है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें से एक क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट है, बल्कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है। कहने का मतलब वो डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें समझना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार का होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नाउन से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से ही आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए, आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि नाउन क्लॉज के मतलब जो नाउन की तरह काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडवर्ब क्लॉज का मतलब जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अब देख सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यहाँ पे किस प्रकार से डिवाइड करके समझाया गया है। तो सबसे पहले जब डिवाइड किया गया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नंबर पर आपको मिल रहा है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे नंबर मिल रहा है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे आपको दो नंबर में मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। लेकिन यहाँ पे फिर आप देख पा रहे हो कि प्रिंसिपल क्लॉज तो सिंगल ही है, वो अकेला होता है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज के यहाँ पे तीन डिवीज़न किए गए हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है तीन भागों में। तो फर्स्ट आपका है वो है आपका नाउन क्लॉज, और सेकंड जो है वो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड आपका है बच्चों वो आपका एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो तीन प्रकार का है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझा देना चाहते हैं, एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब क्लॉज में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्लॉज जो होती हैं ये तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आती हैं, बट होता क्या है कि नाउन क्लॉज जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से एक सेंटेंस में नाउन काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की, क्योंकि नाउन क्लॉज के प्रयोग से हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का मतलब यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय अ नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे पहले हम सीखेंगे नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो लिखा है नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करता है। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो नाउन क्लॉज होता है संज्ञा का कार्य करता है कि नाउन का कार्य करता है। यदि पहले वाक्य में दिए गए फैक्ट तथा स्टेटमेंट यानी कोई फैक्ट हो या कोई स्टेटमेंट में कथन हो को दूसरे वाक्य में स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। कहने का मतलब जो पहले सेंटेंस में कोई काम हुआ उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या फैक्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है उसमें या तो एक्सेप्ट किया जाए या तो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो ऐसे वाक्यों को हम नाउन क्लॉज के द्वारा ही जोड़ते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज का ही यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि नाउन क्लॉज बनाने के लिए साधारणतया निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन शब्द हैं तो अभी होते क्या हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे जान लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं एडवर्ब और कौन से एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन से बनती हैं, और कुछ इसके अतिरिक्त कुछ और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में। अब हम नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड मिल रहा है आपको दैट, यहाँ पर ये यूज़ होगा नाउन क्लॉज बनाने के लिए। हु का यूज़ होगा नाउन क्लॉज बनाने के लिए। विच का यूज़ होगा नाउन क्लॉज बनाने के लिए। व्हाट का यूज़ होगा, व्हेन का यूज़ होगा और वेयर का यूज़ होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि इनका आखिर मीनिंग क्या होगा, इनका मतलब क्या होगा, क्योंकि इसी का प्रयोग हम आगे फिर करेंगे एडिटिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नाउन क्लॉज है, एडिटिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ बच्चों हम इसलिए बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर नाउन क्लॉज है, एडिटिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं बच्चों वो ये कंफर्म भी नहीं कर पाते, ये आपको सब क्लियर भी नहीं कर पाते, आप सामने क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाते कि आखिर कैसे इनको हम पहचानें कि नाउन क्लॉज है, एडिटिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब भी ये नाउन क्लॉज बनाते हैं, जो भी वर्ड आपको ऊपर यहाँ बताए जा रहे हैं, जब भी नाउन क्लॉज बनाएंगे तो ध्यान रखना दैट का जो अर्थ होगा इसका अर्थ क्या होगा कि, क्या अर्थ होगा की अर्थ हो जाएगा। अगर हु आता है हु का अर्थ होता है, आप बच्चों ध्यान रखो कि लगा होगा, पहले की लगाओगे फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कौन। कहने का मतलब कि कौन या किसने भी हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे कि आप वह या उसने लगाते हैं वैसे कौन या किसने का यूज आप कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है बच्चों कि जो डॉट डॉट बीच में लगा हुआ है की और कौन के बीच में, यहाँ पे हम क्या रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझ जाओ कि जो दूसरा सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट होगा उसी को हम की डॉट डॉट कौन के बीच में रख देंगे। तो अब इसी प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हो कि इससे विच है तो विच का मतलब होता है कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि डॉट डॉट कौन सा। व्हाट होता है तो यहाँ पे बच्चों को बता देना चाहते हैं कि जो व्हाट होती है इससे जब नाउन क्लॉज बनता है तो वो बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपकी नाउन क्लॉज होगी वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगी। तो प्रीपोजिशन के बाद जब आएगा तभी आपको व्हाट का यूज़ करना है इसके रूप में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा बच्चों समथिंग। समथिंग मतलब जो कुछ, आप समझ सकते हैं, तो जो कुछ अर्थ हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से आप समझ सकते हो व्हेन अगर आता है तो कि डॉट डॉट कब हो जाएगा, वेयर आता है कि डॉट डॉट कहाँ हो जाएगा, अगर ऐसे होता है आपका हाउ तो कि डॉट डॉट कैसे या कि डॉट डॉट किस प्रकार हो जाएगा। जैसे कि मैंने समझा दिया था कि डॉट डॉट कौन के बीच में क्या आएगा, ऐसे समझ सकते हो कि जो भी दूसरा सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट है उसी को हम इस डॉट डॉट के स्थान पर रखेंगे बच्चों। अब बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो नाउन क्लॉज होता है
ये 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। अब 5 प्रकार से बनाए क्यों जाते हैं बच्चों, तो ये भी जान लो। क्योंकि जो नाउन होता है, नाउन सेंटेंस में 5 प्रकार के फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। कहने मतलब 5 प्रकार के काम करता है किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है। और जो इसी प्रकार से समझ सकते हो कि जो नाउन क्लॉज है, जब वो भी नाउन की तरह ही काम करता है, तो जैसे नाउन 5 प्रकार के काम करता है, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में 5 प्रकार के काम करेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि वो प्रकार हैं कौन कौन से। तो बच्चों यहाँ पे समझ लो, इसे लिखा है सब्जेक्ट टू द वर्ब। कहने मतलब बच्चों कि जो नाउन क्लॉज है वो किसी सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो अब यहाँ पे समझना है कि नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। हमने लिखा मोहन ईट्स फूड। मोहन ईट्स फूड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि जो मोहन है ये क्या है, तो और ये ईट्स क्या है, ये दोनों समझ लो। तो जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि मोहन एक नाउन है और ईट्स यहाँ पर एक क्या है बच्चों, ईट्स यहाँ पर एक वर्ब है। वर्ब से पहले जो आता है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं जो मोहन है एक नाउन है और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज जो है वो किसी वर्ब से पहले आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब इसे समझ लो, सेंटेंस हम देख ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस आपका दिया गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेंटेंस आपका है बच्चों, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ फैक्ट। अब यहाँ पे कैसे पहचान लोगे कि नाउन क्लॉज लगाएं, तो सब्जेक्ट बना दें कि ऑब्जेक्ट बना दें कि इसको क्या बना दें, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे कि इट हो गया, दिस हो गया, इसी प्रकार से दैट है। तो यहाँ बच्चों आपको 3 वर्ड क्यों हम बताएं कि याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई नाउन क्लॉज सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि 2 सेंटेंस जब आएंगे तो एक सेंटेंस में जो भी काम बताया जाएगा बच्चों, तो उस काम के लिए दूसरे सेंटेंस में इट दिस या दैट का यूज होगा। कहने का मतलब बच्चों इट दिस और दैट जो है उसी काम को रिफ़र करेगा जो काम फर्स्ट सेंटेंस में हो रहा है। तो इसे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है इट इज़ फैक्ट कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ फैक्ट मतलब सूर्य पूरब में उगता है, यह फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है, अब आपसे पूछ ले कोई फैक्ट क्या है, तो इट यहाँ पे क्या बता रहा है, इट मतलब यही बता रहा है कि सूर्य पूरब में उगता है। तो इट में जो है बच्चों यहाँ पे द सन राइज इन द ईस्ट जो सेंटेंस है इसका पूरा सेंस इट में जो है छुपा हुआ है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी इट दिस और दैट का यूज़ किया जाए दूसरे सेंटेंस में और उसमें एक सेंटेंस का पूरा सेंस छुपा हुआ हो तो तुरंत आप समझ लो बच्चों कि वहाँ पे हमें लगाना है सब्जेक्ट टू द वर्ब। कहने का मतलब अब इट के स्थान पर ही आपको नाउन क्लॉज का यूज़ कर देना है। ऐसे दिस आ जाए तो वहाँ पे यूज़ कर देना है, दैट आ जाए तो वहाँ पे यूज़ कर देना है। अब देख पा रहे हो बच्चों कि जब भी हम सब्जेक्ट टू द वर्ब बनाएंगे किसी भी नाउन क्लॉज को तो वो आएगा वर्ब से पहले। जैसे दूसरे सेंटेंस में देख पा रहे हो इट इज़ फैक्ट, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है इज़ का, तो अब इट के स्थान में जो क्लॉज आ जाएगी वो बन जाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि जब इट सब्जेक्ट है और इट जो हटा देंगे इट के स्थान में उस क्लॉज को लाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि इज से पहले आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो मेन वर्ब इज ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब भी हम सब्जेक्ट टू द वर्ब बनाते हैं तो जो भी आपका नाउन क्लॉज होगा वो दैट से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आपको 2 सेंटेंस मिले, एक सेंटेंस में जो काम हुआ है उसका पूरा सेंस आपको इट दिस या दैट में मिल रहा है दूसरे सेंटेंस में, तो उसके स्थान में तुरंत जो पहला सेंटेंस है उससे दैट लगाओ और दैट लगाने के बाद इट के स्थान पे, दिस के स्थान पे, दैट के स्थान पे लिख दो। जैसा कि आप यहाँ बच्चों इस सेंटेंस को देख पा रहे हो। जब इसको बनाएगा कॉम्प्लेक्स दैट द सन, बच्चों देख पा रहे हो कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज फैक्ट। मैंने कहा था क्या फैक्ट है बच्चों, तो यही तो फैक्ट है कि सूर्य पूर्व में उगता है, यही सत्य है। तो कहने का मतलब सत्य है, इससे अर्थ निकलेगा सत्य है या फैक्ट है कि
सूर्य पूरब में उगता है। तो अब यहाँ पे हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो इसके हम नोट को पढ़ लेते हैं। तो बताया कि इस उदाहरण में दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, एक जो दूसरे सेंटेंस में इस वर्ब है उसका सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि उसका सब्जेक्ट है। अतः यहाँ पे इट जो इस फैक्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पे इट को आप देख पा रहे हो कि यहाँ ब्रैकेट में रखा गया है, क्योंकि इट जो है इसको यहाँ से हाइड किया गया है इसलिए, क्योंकि इट जो है वो वही है कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, आप देख पा रहे हो, इट इज़ सर्टेन। सेंटेंस है बच्चों, इट इज़ सर्टेन ही विल कम टुडे। अब बच्चों यहाँ पे है कि निश्चित है। क्या निश्चित है? यह निश्चित है, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो क्या निश्चित है? तो निश्चित तो यही है ना बच्चों कि वह आज आएगा। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि इट जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस का, उस इट में सेंस छुपा हुआ है पूरा, ही विल कम टुडे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दैट लगाएंगे ही से पहले और उसको हम इससे पहले इट के स्थान पर लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस बन रहा है कि दैट ही विल कम टुडे इज सर्टेन, मतलब कि वह आज आएगा, निश्चित है। कहने मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, निश्चित है कि वह आज आएगा। तो समझ गए ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो दूसरा जो आपको पॉइंट मिला वो ये मिला कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब अगर आपको सब्जेक्ट टू द वर्ब समझ में आ गया तो अब आपको ऑब्जेक्ट टू द वर्ब भी समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, इट, दिस और दैट। अब इट, दिस और दैट को क्या याद रखना है? तो वही चीज़ कि जब ये इट, दिस या दैट 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस दिए गए हों, अगर आया हो तो मान लीजिए 2 सेंटेंस आपको दिया गया और जो इट है, इज है, इट है, दिस है, दैट है, ये मान लीजिए कि किसी सेंटेंस के में आ रहा है तो वर्ब के बाद आ रहा है, और वहाँ पे वर्ब के बाद आने के बाद वो पूरा जो सेंटेंस है एक, उस सेंटेंस का सेंस अपने में मतलब निहित किए हुए है, उससे मिला हुआ है, उसी में सम्मिलित है। तो आप क्या करेंगे? तो उस इट के स्थान पर आप नाउन क्लॉज को रख देंगे जो वहाँ पे बन जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस से क्लियर नहीं होगा, इसको हम बाद में समझाते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा और नीचे चले आइए तो आप इस सेंटेंस को देख लो ताकि क्लियर हो जाए। लिखा है द ट्रेन इज़ लेट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है द ट्रेन इज़ लेट, सेंटेंस है बी नो इट, हम यह जानते हैं। तो अभी कोई पूछे कि आप क्या जानते हैं तो आप यही कहेंगे कि ट्रेन लेट है। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो यहाँ पे इट है उसमें द ट्रेन इज लेट जो है छुपा हुआ है। तो यहाँ पे बन जाएगा बी नो दैट द ट्रेन इज लेट, बी नो दैट द ट्रेन इज लेट। तो आपने देखा कि इट के स्थान में रख दिया है दैट द ट्रेन इज लेट। समझ गए बच्चों? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उसको भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा बच्चों, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि इट जब किसी वर्ब से पहले आ जाए तो वहाँ पर हम इसको बना देते हैं क्या, सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ही क्लियर कर लो, ये लिखा है कि इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी को पता है। अगर यहाँ पे केवल होता इट इज़ नोन, इट इज़ नोन, तो यहाँ पे हो जाता बच्चों क्या, कि दैट द सनराइज इन द ईस्ट इज़ नोन, और इसको ऐसे बना सकते हो। लेकिन जब ये पैसिव में सेंटेंस आ गया है तो यहाँ पर इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा इट इज़ नोन टू ऑल, इट इज़ नोन टू ऑल दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस नाउन क्लॉज का। आप 2 पढ़ चुके हो कि जो आपका नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बन सकता है। लेकिन बच्चों अब ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में थोड़ा सा हम और आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए
कभी कभी कि ये सेंटेंस होता है बच्चों, वो शुरू हो जाता है किसी क्वेश्चन वर्ड से। आप क्वेश्चन वर्ड से कब शुरू होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जब आपको दो सेंटेंस मिले और एक सेंटेंस आपका हो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस आपका WH टाइप क्वेश्चन आया हो, तो आप क्या करोगे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद अगर आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, प्लस आता है आपका सब्जेक्ट। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्वेश्चन और हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है क्या बच्चों, तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बच्चों अब कहीं ना कहीं आपको समझना है कि अब ये सेंटेंस क्या है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड आपका है इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस आपका बनेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। तो समझ लो कि सेंटेंस आपका है क्वेश्चन। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा और समझ लो बच्चों, क्या समझना है कि जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से के पास में आप ले आओ क्या, सब्जेक्ट। क्या लाओ बच्चों, सब्जेक्ट लाते हैं हम। तो जब सब्जेक्ट को हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब से पहले, उसके बाद ले जाइए आप हेल्पिंग वर्ब को, और जो भी वर्ब हो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी आपका, तो थोड़ा सा हम नीचे चल रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो पेज था नीचे चला गया था। तो यहाँ पे हम थे, अब आपको बता दें हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद आ जाए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद आ जाए आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे तो सेंटेंस को जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा वो बन जाएगा आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ से आपको हाइड करना है तो आप जानते हैं कहाँ हाइड हो जाता है। तो ध्यान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों, कि जो आपका क्या नाम है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हाइड हो जाती है अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ना तो डू डज का यूज़ करेंगे, ना तो आप पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करेंगे अगर अफर्मेटिव है तो। और निगेटिव है, स्नो टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन, तो आपको यूज़ करना ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जब आप क्वेश्चन नोट के बाद सब्जेक्ट ले आओगे तो बन जाएगा अफर्मेटिव। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको हटा देना, और वर्ब के साथ में जो भी आपको चेंजेस करना है वो कर लीजिएगा। कहने का मतलब बच्चों, अगर आप डज को हटाते हो तो वर्ब में यस या ईएस बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया कि जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा तो आपका जो नाउन क्लॉज है, और जब उसको हम ऑब्जेक्ट टू द वर्ब यूज़ करेंगे तो आपकी नाउन क्लॉज उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा जो क्वेश्चन वर्ड से आपका सेंटेंस आ रहा है। लेकिन बस इतना ही आपको अंतर रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान देना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप उसको बदल दोगे, फॉर्मेशन कर दोगे, तो वहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना ही है, इतना ध्यान रखना, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब बच्चों समझ में आ गया होगा, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, अब इससे कैसे समझेंगे। तो अब हमने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कहने का मतलब बच्चों की, ये जो भी नाउन होता है, नाउन क्लॉज होता है, ये जिसके बाद आ जाए उसी का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब वर्ब के बाद आता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जब प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो, यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया कि ही इज़ सेइंग समथिंग, कहने मतलब आपको यही ध्यान देना है कि जब नाउन क्लॉज आपकी आए किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटेंस देखो समझ जाओगे कि ही इज सेइंग समथिंग। लेकिन हाँ बच्चों, वो पॉइंट आपको याद रखना है, उन्होंने बताया इट दिस और दैट, कि इसमें आपको मिलना चाहिए क्या, एक सेंटेंस का पूरा सेंस। तो यहाँ पे कहा गया वह कुछ कह रहा है, इसका मतलब है कि वह कुछ कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है उससे मतलब नहीं है। सेंटेंस दूसरा हम देख रहे हैं, लिसन टू इट, इसको सुनो। तो क्या सुनने की बात कर रहा है भाई, बताइए कि यहाँ पे सुनने की बात क्या की जा रही है। तो इट किसके लिए आया है, तो यही कहने की बात, सुनने की बात हो रही है कि जो कुछ वो कह रहा है उसको सुनो। तो अब बच्चों जब कह रहा है जो कुछ वो कह रहा है उसको सुनो, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इट में ही आपका फर्स्ट सेंटेंस का पूरा सेंस छुपा हुआ है। तो अब इट के स्थान पर ही आप पहले सेंटेंस को रख दोगे। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि व्हाट जो होता है ये बनता है प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, तो व्हाट से सेंटेंस शुरू होगा। अब व्हाट का मतलब मैंने बताया था बच्चों कि होता है समथिंग, क्या होता है,
समथिंग। अब समथिंग जब इसका अर्थ होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप वर्ड यूज कर दोगे तो फर्स्ट सेंटेंस में जो समथिंग आएगा उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ बनेगा लिसन टू, लिसन टू, और टू के बाद तुरंत व्हाट आ जाएगा। व्हाट के बाद जो सेंटेंस होगा, मैंने बता दिया कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कि आप देख पा रहे हो। लिसन टू वॉट ही इज सेइंग, लिसन टू वॉट ही इज सेइंग। तो यहाँ बच्चों कहीं ना कहीं लिसन टू वॉट इज सेइंग है, यहाँ पे समथिंग हट चुका है, क्योंकि वर्ड का मतलब है जो कुछ, तो इसका अर्थ निकला कि सुनो जो कुछ वह कह रहा है। समझ गए बच्चों। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। तो इसमें उदाहरण में समझ लीजिए, पहले लिखा लिसन टू जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, और वॉट ही इज सेइंग जो है ये बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब होगा, वो हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब नाउन क्लॉज अगर काम करता है तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब यहाँ पे टू प्रीपोजिशन था और टू के बाद में आपका व्हाट ही सेइंग आया था, तो ये टू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है और इसको नोट करते चलना है। अब बच्चों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा हुआ है, ध्यान रखना। लिखा है आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिली ऑन इट। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पे ऑन जो है, ऑन के बाद आया हुआ है क्या? इट। अब यहाँ पे ऑन के बाद अगर इट आया तो इट का मतलब है यहाँ पे कि आई टोल्ड यू यस्टरडे, मतलब कि यू मस्ट, तुम रिली नहीं करोगे किस पे? ऑन इट, जो मैंने, मतलब यहाँ पे ऑन इट, इट मतलब आई टोल्ड यस्टरडे, यानी कि मैंने कल जो कहा उसको तुम आप क्या करोगे, उस पर आप रिली नहीं करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑन के बाद आ रहा है तो इट को हटाओगे और वहाँ पे वर्ड से सेंटेंस को जोड़ दोगे। समथिंग आएगी तो उसको आप हटा दोगे, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा यू मस्ट रिली ऑन, यू मस्ट रिली ऑन। यहाँ पे देख पा रहे हो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। समझ गए होंगे बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आपका है, और तीसरा जो फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है, जो पार्ट है, उसमें बताया गया बच्चों कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो तुम ये समझेंगे। तो आप पहले से हमेशा दिमाग में ये रख के चलिए कि हम नाउन को पढ़ रहे हैं, और नाउन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नाउन क्लॉज यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन को भी साथ में लेके चलें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब नाउन मान लीजिए यहाँ पे हम वहाँ मोहन लेते हैं, यहाँ पे राम एक नाम है, इसको हम ले लेते हैं। लिखा राम इज़ अ डॉक्टर, मैंने लिया राम इज़ अ डॉक्टर। अब बच्चों यहाँ पे राम इज़ डॉक्टर, राम है, क्या है? अ डॉक्टर है, ये राम एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये डॉक्टर है, ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन हो, नाउन होना चाहिए, कोई भी नाउन हो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, राम इज़, राम है तो क्या है? तो राम अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। तो अगर हम इतना बोले राम इज़, राम है, तो कोई भी सुनेगा तो बच्चों वहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है, किसके बिना? अ डॉक्टर के बिना। और जैसे हम अ डॉक्टर इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है, यानी कि ये जो वर्ब आपका है इज़, ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपका वर्ब है, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आता है, कोई एडजेक्टिव आता है, कोई एडवर्ब आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे तीनों को हमने क्यों बता दिया? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में बच्चों नाउन का भी यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, और एडवर्ब का भी यूज होता है। ये राम जो डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे नाउन है तो ये नाउन क्लॉज है, सॉरी ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अगर राम इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो राम की विशेषता बता रहा, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या राम इज़ देयर, राम वहाँ है, तो वहाँ यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया, तो देयर यहाँ पे जो है वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी जो है सेंटेंस है उसमें जब नाउन क्लॉज आए और नाउन क्लॉज को हटाने के बाद जब आपको लगे कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अधूरा है, तो समझ लो वहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट होगा तो आएगा कहाँ पे? तो ध्यान रखना बच्चों, वो हमेशा आएगा वर्ब के बाद में। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखो, यू विल नॉट कम इन टाइम, यहाँ पे भी हम आपको एक तरीका और बताते हैं। यू विल नॉट कम इन टाइम, इसको आप नोट कर लो कि वह, सॉरी यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे। सेंटेंस दूसरा है यहाँ बच्चों, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या है। अब समस्या क्या है? अब इतने पे समझ लीजिए समस्या जो है वो क्या है। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट करना है कि कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब।
तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जब आपको एक मिल जाए क्या, आर्टिकल मिल जाए, आर्टिकल समझते होंगे, आर्टिकल में होता है आपका ए एन और इसके बाद होता है बच्चों द। तो ए एन द प्लस, अब इसके बाद आपको प्लस के बाद क्या है देखना कि नाउन मिल जाए, ए एन द के बाद एक नाउन आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देख पाओ दैट इज़ द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम एक नाउन है, नाउन से पहले द आ गया है। तो अब बच्चों जैसे ही ये सेंटेंस आपको मिल जाए, या अब थोड़ा सा ये समझ गए हो तो थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि या तो ये आर्टिकल आ गए हो या आर्टिकल ना आया हो तो कोई ऑब्जेक्टिव केस आ गया हो। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि मान लीजिए आई का, सॉरी पॉजिटिव केस, आई का जो पॉजिटिव होता है माई होता है, तो माई आपको ना पॉजिटिव केस यहाँ पे होना चाहिए। माई आ जाए, अवर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी प्रोनाउन का कोई पॉजिटिव केस आ जाता है, उसके बाद में प्लस क्या होता है, प्लस नाउन आता है। ये ध्यान रखना है, तब भी ध्यान लो, यहाँ पे तुरंत समझ लो कि यहाँ पे हमें लगाना है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे, तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लास्ट का जो आर्टिकल प्लस नाउन है या पॉजिटिव केस प्लस नाउन है, उसको आप तुरंत सब्जेक्ट बना दीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, द प्रॉब्लम को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो हो गया द प्रॉब्लम। और फिर इस वर्ब को ले आते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे आ गया इज़, तो हो गया द प्रॉब्लम इज़। अब बताओ समस्या है, अब समस्या है तो अब ये सेंटेंस अधूरा हो गया कि नहीं हो गया। अगर कहा समस्या है तो जब तक आप समस्या नहीं बताओगे सेंटेंस आपका अधूरा ही है, तो प्रॉब्लम इज जो है अधूरा है। और इसके एक इसके बिना अधूरा है, दैट यू विल नॉट कम इन टाइम, इसके बिना। जैसे कि वहाँ पे ही राम इज जो है वो डॉक्टर के बिना अधूरा था, वैसे यहाँ पर दैट यू विल नॉट कम इन टाइम के बिना द प्रॉब्लम इज भी अधूरा है। तो कहीं ना कहीं इस इज को पूरा करने, इस वर्ब को पूरा करने के लिए बच्चों है तो क्या है की तो विशेषता है, तो है क्या, तो है को पूरा करने के लिए आपको दैट यू विल नॉट कम इन टाइम लगाना होगा। तो है बच्चों ध्यान रखना है कि पहचान क्या होगी, कुछ सेंटेंस दिया जाए तो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी होता क्या है, तो ध्यान रखना इज एम आर वाज वर। तो इज एम आर वाज वर जो होते हैं ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं भी इज एम आर वाज वर आ जाए उसके बाद में अगर कोई नाउन क्लॉज आती है तो तुरंत समझ लो कि यहाँ बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे दैट यू विल नॉट कम इन टाइम एक कॉम्प्लीमेंट है। और ध्यान बच्चों इस कंडीशन में भी जो आपका नाउन क्लॉज है वो दैट से ही शुरू होगा। अब बच्चों यहाँ पे समझ सकते हो कि द प्रॉब्लम इज जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट यू विल नॉट कम इन टाइम में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको ये समझना है, बस इतना जान लो कि जिसके साथ में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसे दूसरा समझ सकते हो बच्चों, दिस इज द रीज़न, यहाँ भी वही बात आ गई, द रीज़न। रीज़न एक नाउन है, नाउन से पहले द आ गया है, तो द रीज़न है, इसको भी आया कर लो, आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर, मतलब यही कारण है मैं तुम्हारे भाई की वो सॉरी मैं अपने भाई की सहायता नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा द रीज़न इज, समस्या है तो सॉरी कारण है, तो कारण क्या है, तो कारण है कि मैं अपने भाई की समस्या भाई की सहायता नहीं कर पाता हूँ। तो द रीज़न इज दैट आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर। समझ गए बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं लास्ट वर्क ऑफ नाउन क्लॉज। तो लास्ट वर्क जिसका जो होता है वो होता है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। मतलब आप बच्चों से समझना है कि जब कहीं नाउन क्लॉज जो है किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में आ जाए। अब ये भी समझने की बात है कि अपोजिशन क्या होता है। तो बच्चों अपोजिशन का मतलब होता है कि दो नाउन या नाउन फ्रेजेज से, दो नाउन्स हों या दो नाउन फ्रेजेज हों और उससे किसी एक ही का पता चल रहा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी हो, बस दो चीज़ों से, दो नाउन से एक का पता चल रहा हो, और चाहे दो नाउन हो चाहे नाउन फ्रेजेज हो, पर दो से एक का पता चलता हो। तो आप क्या करते हैं कि अपोजिशन का मतलब हो गया कि एक नाउन ये, एक नाउन ये, बीच में लगा कॉमा, तो यहाँ पर नाउन कॉमा नाउन या नाउन फ्रेज कॉमा नाउन फ्रेज या नाउन कॉमा नाउन फ्रेज कुछ भी आ सकता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों यही होता है आपका केस इन अपोजिशन। अब बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस आपका दिया गया ही डाइड यस्टरडे, सेंटेंस पहला है आपको बच्चों ही डाइड यस्टरडे। बच्चों इसका मतलब है कि वह कल मर गया। अब यहाँ बच्चों ये बुक है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे एक सेंटेंस हो जाइए दिस इज
अब इसको आप लिख लीजिएगा, दिस इज़ द बच्चों दिस इज़ अ र्यूमर, दिस इज़ अ र्यूमर। बच्चों ये आप अपने पास से लिख लेंगे। र्यूमर की स्पेलिंग है RU, सॉरी बच्चों फिर हमारे से तो वही हो गया। अब हम थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, हमें वहीं पूछना होगा। इस वजह से सब कि आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी मेरी जो उंगली है बगल में टच हुई और ये कहीं से कहीं पहुंच गया। इसके लिए कोई बात नहीं बच्चों, आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा इंतज़ार तो आप कर ही सकते हैं। अब हम फिर वहीं पहुंच चुके हैं जहां हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे थे केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो हमने कहा था र्यूमर की स्पेलिंग है RUMOUR। एक सेंटेंस यहाँ आप अपने पास और जोड़ लेंगे कि ही डाइड यस्टरडे, दिस इज़ अ र्यूमर। वह कल मर गया, यह एक र्यूमर है, यह एक अफवाह है। अब तीसरा सेंटेंस फिर दिया गया, ये मान लीजिए ये सेकंड सेंटेंस मान लीजिए बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड सेंटेंस कि द र्यूमर वॉज फॉल्स। और जो र्यूमर है ये र्यूमर क्या है, फॉल्स है। तो अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि र्यूमर क्या है, र्यूमर क्या है, तो र्यूमर तो यही है कि वह कल मर गया ना। तो यहाँ पे कि वह कल मर गया और अफवाह दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अब बच्चों आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपोजिशन बनेगा तो वहाँ भी जो नाउन क्लॉज होगी दैट से ही बनेगी। तो क्या करोगे, इसमें द र्यूमर लिखा गया, द र्यूमर। अब र्यूमर यही है कि यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है र्यूमर के बाद में बच्चों, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। बुक जो होती है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उससे आप पे कब ज़्यादा ध्यान न दीजिए। तो द र्यूमर जो है वही है दैट ही डाइड यस्टरडे। तो द र्यूमर दैट ही डाइड यस्टरडे मतलब अफवाह या वह अफवाह कि वह कल मर गया, यानी कि जो वह मर गया है और अफवाह दोनों एक ही चीज़ है, वॉज फॉल्स। तो ये भी आपको समझ बच्चों आ गया होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज जो है बच्चों, द र्यूमर वॉज फॉल्स। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि एक बात आपको ध्यान रखनी हमेशा कि जब भी आप अपोजिशन टू अ नाउन बनाते हो तो जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज आपका स्प्लिट हो जाता है और बीच से टूट जाता है और बीच में आता है आपका नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द र्यूमर आगे हो गया, वॉज फॉल्स पीछे चला गया। तो द र्यूमर और वॉज फॉल्स दोनों अगल दूर हो गए, बीच में आ गया दैट ही डाइड यस्टरडे। तो दैट ही डाइड यस्टरडे बच्चों यही आपका है आप क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज। और जो द र्यूमर इज और द वॉज फॉल्स ये दोनों मिलकर के बना है प्रिंसिपल क्लॉज। तो द र्यूमर वॉज फॉल्स है प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही डाइड यस्टरडे सबऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हम उदाहरण के जरिए से और समझा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो लिखा है जो नाउन क्लॉज की कुछ अन्य उदाहरण देखें जो प्रश्नवाची शब्दों से बनते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। लिखा है ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। हु इज़ राम, हु इज़ राम, राम कौन है। ही डज नॉट नो हु इज़ राम मतलब वह नहीं जानता है राम कौन है। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन वर्ड के पहले की लगाओ, डॉट डॉट लगाओ और जो भी उसका अर्थ है वो साथ में रख दो, आपकी नाउन क्लॉज बन जाएगी। तो हमने ही डज नॉट नो हु राम इज़। अब देखो हमने बताया था कि यही चीज़ की हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। तो राम के बाद चला गया इज़ और जो है राम है वो आ गया इससे पहले। तो समझ गए बच्चों। फिर अब यहाँ पे आपको अलग से कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसी को आप यूज़ कर देंगे कंजक्शन के रूप में। दूसरा सेंटेंस बच्चों यहाँ पे अब ये तो क्या समझ में आ गया, तो दूसरा सेंटेंस देख लो, टेल मी मुझे बताइए। क्या बताइए, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर दो, टेल मी मुझे बताओ, वाट को बना दो कंजक्शन और जो सब्जेक्ट है उसके बाद रख दो वर्ब। तो हो गया टेल मी व्हाट योर नेम इज़, टेल मी व्हाट योर नेम इज़। समझ गए बच्चों। फिर सेंटेंस आपका टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर डू यू लिव मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं। यहाँ भी कर दो, मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, आपको शायद अब ध्यान नहीं है तो भी एक बार आप रिमाइंड कर लो कि मैंने बताया था कि जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, अफर्मेटिव बनता है तो वहाँ पे डू डज या डिड को हम रिमूव करते हैं और क्रिया में हम यस या ईएस लगाते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड फॉर्म कर देते हैं। कब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा सब वर्ब प्लस एस आर ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा टेल मी वेयर यू लिव। अब डू यहाँ पे हटा और लिव में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि यू यहाँ पे था आपका ये
आपका यू जो है ये प्लूरल है। तो आप समझ गए होंगे। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। अब ऐसे अर्थ निकालिए और आप नाउन क्लॉज को पहचान लीजिए। फिर है बच्चों यहाँ पे ये सेंटेंस आप ध्यान से समझिए बच्चों। ये क्वेश्चन जो है या ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये है बच्चों। इसको आप एकदम से माइंड कर लेंगे कि यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। देखिए आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है। ही मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकता है। मुझे नहीं पता है, वह इनोसेंट मतलब निर्दोष हो सकता है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वो इनोसेंट है, लेकिन यहाँ पे एक संभावना है कि इनोसेंट हो सकता है। तो बच्चों ऐसे संभावना वाले कभी सेंटेंस आ जाएं तो वहाँ बच्चों ध्यान रखना है। हाँ वो तो बच्चे कर देंगे कि आई डू नॉट नो दैट ही मे बी इनोसेंट, तुरंत गलत हो जाएगा। जब संभावना वाली कहीं बात आ जाए बच्चों तो ध्यान रखो कि वहाँ पे आप जो भी कंजक्शन का यूज़ करेंगे दैट के स्थान पे वो आएगा इफ़, और इफ़ के बाद बच्चों जब इफ़ लगा देंगे तो जो मे भी होगा, अब जानते होंगे आप कि संभावना के लिए यानी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का यूज़ होता है। अगर आपने मॉडल और जल्दी पढ़ा है तो मे का यूज़ आपको पता होगा। तो मे और माइट, मे तो प्रेजेंट होता है, इसका माइट होता है बच्चों ये फास्ट फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मे या माइट कहीं आ जाए और उससे संभावना दिख रही हो, लेकिन कब आएगा जब फर्स्ट सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों पास्ट में होंगे। अब माइट आ जाए माइट भी, तो समझ लो कि वहाँ पर होगी संभावना। तो इफ़ लगा दीजिएगा, और मे बी या मे बी आता है तो उसको इज में चेंज करिएगा। अगर माइट भी आता है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो वर्ज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आप इस एम आर में से कुछ लगा सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस बना बच्चों आई डू नॉट नो इफ़ ही इज़ इनोसेंट। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर आता है इस प्रकार से तो उसको समझने में कभी कोई भूल नहीं करना है। तो बच्चों अब आपके लिए जो मेरा तो काम खत्म, अब आपके लिए जो काम यहाँ पे है वो ये है कि एक्सरसाइज 9 जो है ये आपको करके लाना है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लो पहले। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कंबाइन मतलब जोड़िए, जो जोड़िए क्या ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स मतलब प्रत्येक सेट्स को, सेट जो है बने हुए हैं, 2 सेंटेंस के सेट हैं, 3 सेंटेंस के सेट हैं, इनको जोड़ना है। किसके सेट वो मतलब सेट हैं तो सिंपल सेंटेंसेस के सेट हैं। मतलब जितने भी सेंटेंस सब सिंपल सेंटेंसेस हैं उसको क्या करना है आपको कंबाइन करना है। और किस में कंबाइन करना है बच्चों, तो कंबाइन करना है उसको वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर देना है। अब कैसे, कॉन्टेनिंग मतलब जोड़ते हुए या मिलाते हुए क्या नाउन क्लॉज, कहने मतलब नाउन क्लॉज का यूज़ करके, इससे आपको भी नाउन क्लॉज बनाने के तरीके बताए गए हैं। तो नाउन क्लॉज का यूज़ करते हुए आपको बनाना है बच्चों यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के सेट्स को जोड़ करके। सारी चीज़ें मैंने बच्चों आपको क्लियर कर दी थी, बता दिया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पहला सेंटेंस ही इज़ दैट इट इज़ सैड, ऐसे समझ लो। आपके पूरा मिला के 12 सेंटेंसेस हैं और ये 12 सेंटेंस आपको करके लाना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप खुद अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें क्या जाना, मुझे क्या समझ में आया, ये आपको पता हो जाएगा। बच्चों अब आज की क्लास से हम ये ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो हम बाद में बनाते हैं। आप लोग सिंथेसिस, लेकिन वो भी सिंथेसिस का एक पार्ट होगा। लेकिन बच्चों अगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस। ऐसा कि देखो बच्चों हम सब लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कि आपको पहले कंपाउंड बताया, फिर कॉम्प्लेक्स बताया, और अब आपको हम सिंपल बता देंगे। क्योंकि आपको बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपको कठिन चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो जो ईजी चीज़ें होती हैं तो आसानी से समझ में आती हैं। और मेरे हिसाब से जो सिंपल सेंटेंस होता है बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो होगी वो सिंपल सेंटेंस पर होगी। लेकिन बच्चों यहाँ बात पर एक बात और ध्यान रखिए कि अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। मैंने बता दिया था कि सबऑर्डिनेटिंग जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है बच्चों ये 3 प्रकार की होती है। अभी आपने पढ़ा है नाउन क्लॉज, अभी पढ़ना है आपको एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो बच्चों ये नाउन क्लॉज की वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में होगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि आज की वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है और अगर हम सभी क्लॉज को लेके चलेंगे तो वीडियो और भी लंबी होती चली जाएगी। इसलिए अब वीडियो को यहीं हम ख़त्म कर रहे हैं और आप लोग इसको तैयार करें। उसके बाद बहुत जल्द आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो होगी एडजेक्टिव क्लॉज पर बेस्ड होगी, और उसको भी इतने अच्छे समझाया जाएगा कि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और बच्चों
एक बार फिर से आप मेरा चैनल, अगर आप समझ में आ रही वीडियो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने भी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि उनको भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में तो उनको सारी जो भी क्लैरिफिकेशन है मिल जाए। बच्चों, इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।